जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में मैं आलोक आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम अभी तक हिस्ट्री की क्लास जो है वो कर रहे थे। तो हिस्ट्री की क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत में जो था वो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है वो हमारी चीज़ें जो है वो चल रही थी। तो मौर्य साम्राज्य में हमने देखा कि संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पराजित किया घनानंद को और चाणक्य की सहायता से। चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम मतलब प्रधानमंत्री। और उसके बाद आते हैं बिंदुसार, जो कुछ खास काम भारतीय इतिहास में योगदान जो है वो खास नहीं रहता, कुछ खास कर नहीं पाते। ठीक, अंजीर वंजीर दारू शराब मदिरा वगैरह मंगवाते हैं, पा भी जाते हैं सीरिया से, तो उसके बाद उनका काम खत्म। फिर उसके बाद आ जाते हैं अशोक। ठीक है, तो अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व। ठीक, मतलब 269 ईसा पूर्व में इसने अपना राज्याभिषेक स्वयं कराया था। ठीक है, और राज्याभिषेक जब कराया तो उसमें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक, 8वें वर्ष क्या किया, कलिंग का युद्ध कर लिया। ठीक है, कलिंग का युद्ध हो गया। कलिंग के युद्ध में बहुत सारा मार काट मचाया गया। तो कलिंग के युद्ध में मार काट मचाने के बाद इसका क्या हुआ, कलिंग के युद्ध से अशोक का क्या हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक, हृदय परिवर्तन इसका हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या था कि हृदय परिवर्तन का मतलब था कि जो मतलब लाशें, खून खराबा, कोई किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कोई अपाहिज हो गया, तो कोई बच्चा मर गया, महिला मर गई। ठीक है, तो बहुत बुरी तरीके से जो चीजें हुई थी उसको सबको देख के इसके हृदय में क्या है, करुणा की भावना आ जाती है, दया की भावना जो है वो अशोक के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है किसका, अशोक का। ठीक, तो वहां से ये क्या करता है, जब हृदय परिवर्तन हो जाता है तो ये धम्म घोष से सॉरी भेरी घोष जो होता है, भेरी घोष मतलब कि युद्ध। ठीक, क्यों, युद्ध जब शुरू होता है तो भेरी बजाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोले, भेरी घोष। भेरी घोष के बाद ये कहाँ गया, भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ क्या किया, ये मूव कर गया। ठीक है, मतलब धर्म की तरफ, युद्ध को छोड़ के धर्म की तरफ बढ़ गया कि अब युद्ध नहीं किया जाएगा। और करता भी किसके लिए, पूरा भारत व अफगानिस्तान तक का एरिया जो था वो कब्जे में था, तो युद्ध करने की जरूरत भी नहीं थी, तो धर्म का मार्ग बचा था, वहीं पे चल दिए। ठीक, तो धम्म घोष जो है वो अपनाया किसने, अशोक ने। ठीक, अब धम्म घोष जब अपनाया तो इसमें इसने क्या किया कि जो धर्म था ये किसको मानता था, बौद्ध धर्म को। ठीक, पहले क्या था, ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में किस धर्म को मानने लगा, बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की जो है वो नीति अपनाई। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वो करना जो इन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, इसी धम्म घोष के अंतर्गत क्या प्रारंभ कर दिया, धम्म यात्रा। ठीक, क्या प्रारंभ किया, धम्म यात्रा। और धम्म यात्रा जो करता था वो मतलब ऐसी जगहों पर जाना होता था जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे गया, श्रावस्ती, लुम्बिनी, ये सब जो हैं ये थी इनसे जुड़ी हुई थी। ठीक, तो क्या करता है ये, जब मतलब प्रारंभ करते हैं तो ये शुरू में क्या करते हैं, धम्म यात्रा में दो इंपॉर्टेंट है, एक 10वां वर्ष, ठीक है, और एक 20वां वर्ष। ठीक, तो 10वें वर्ष ये जाते हैं गया। ठीक है, जहां क्या था, बौद्ध का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल था। ठीक, गया जाते हैं। और 20वें वर्ष आ जाते हैं लुम्बिनी। ठीक, कहा, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। ठीक, इसका महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी। ठीक, तो महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली पर जाते हैं अशोक धम्म यात्रा के अंतर्गत, कब, 20वें वर्ष। ठीक, तब 20वें वर्ष जब धम्म यात्रा जाते हैं तो लुम्बिनी में जो कर था वो 1/4 था। ठीक है, मतलब 1/4।
ठीक है, इसको बदल कर क्या कर दिया, 1/10वां भाग। ठीक है, तो लुम्बिनी में जब ये धम्म यात्रा पर गया तो क्या कर दिया, कर में छूट प्रदान की। ठीक है, तो ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लुम्बिनी पर जब धम्म यात्रा में अशोक लुम्बिनी गया था तो क्या किया था उसने, तो इसने क्या किया था, कर में छूट प्रदान कर दी थी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो किया था। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है, तो इसके एक पुत्र और पुत्री थी। ठीक है, अशोक के। ठीक, तो देखेंगे अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। ठीक है, क्या नाम था, महेंद्र। और पुत्री का क्या नाम था, पुत्री का नाम था संघमित्रा। ठीक है, क्या नाम था, संघमित्रा। तो इनके पुत्र और पुत्री जो थे, इनको धर्म प्रचार के लिए, ठीक है, धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था, तो इनको भेजा था इसने श्रीलंका। ठीक, कहां भेजा, श्रीलंका। अब श्रीलंका भेजा था तो वहां पे इसने, जो वहां के राजा थे, उन्होंने इसके प्रभाव में आके क्या, श्रीलंका के जो राजा थे वो प्रभाव में आके बौद्ध धर्म जो है वो स्वीकार कर लिए थे। ठीक, तो ये चीज जो है वो इसके पुत्र और पुत्री जाके श्रीलंका में क्या किए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। ठीक है, और ये चीजें जो है वो यहाँ से हो जाती हैं। ठीक, अब इसके बाद जो आएगा, ठीक, इसके बाद अब तो धर्म का प्रचार जब कर रहा था तो हर जगह ये खुद नहीं जा सकता था। ठीक है, हर जगह एक ही आदमी नहीं पहुंच सकता है ना, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि लेख लिखवाना प्रारंभ किया। ठीक है, लेख मतलब अब जैसे अभी लेख लिखा जाता है नोटबुक पे, कॉपी पे, न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में, ऐसा नहीं। ठीक है, क्या किया, प्राचीन समय था तो खुदाई करके चीजें लिखी जाती थी दीवालों पे। अभी आप अगर जाते हैं कहीं तो जो पुरातत्व स्थल हैं वहां पे कुछ लोग जो आधुनिक आशिक हैं तथा कथित, वो लिखते मिल जाएंगे आपको, या फिर लिखा हुआ बहुत चीजें मिल जाती हैं। ठीक, दूसरी चीज है भारतीय रेलवे। आप उसमें अगर जनरल या स्लीपर में बाथरूम में चले जाते हैं तो भी आपको लेख मिल जाएंगे बहुत सारे। तो लेख में इसने क्या लिखवाया, शिलालेख। ठीक है, शिलालेख क्या होता है, पत्थर पे जो लेख लिखवाए गए उनको क्या बोला गया, शिलालेख। ठीक है, अब जो शिलालेख थे वो, और दूसरा क्या लिखवाया, स्तंभ लेख, मतलब खंभे। ठीक, स्तंभ लेख भी लिखवाया। और तीसरा क्या था, गुफा लेख। ठीक, गुफा लेख। ठीक है, तो ये चीजें इसने लिखवाई। अब अगर इसको देखते हैं तो सबसे पहले इसकी खोज, और सबसे पहले इसको पढ़ा किसने। ठीक है, मतलब जो लेख लिखवाया गया था इसको पढ़ा किसने और इसकी खोज किसने की, तो एक पुरातत्व विभाग के थे टी फैंथेलर। ठीक है, कौन थे, टी फैंथेलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जो है वो अशोक के स्तंभों की जो है वो खोज की थी। ठीक है, और दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज थी इसको पढ़ा किसने, तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये थे, इन्होंने इसको सबसे पहली बार पढ़ा था। ठीक, तो खोज किसने की, टी फैंथेलर ने, किसकी, अशोक के स्तंभ लेखों की। ठीक है, और अशोक के स्तंभ लेखों को पढ़ा किसने सबसे पहले, तो उसको पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, तो ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अब अगर इसके आगे की चीज देखते हैं, तो जब ये चीजें हो गई तो अब अगर इसको देखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगी, इस अभिलेखों की जो भाषा थी और जो लिपि थी। ठीक, तो ओवरऑल 4 तरह की लिपि और भाषा जो है वो प्राप्त होती है। ठीक, 4 तरह में कौन कौन सी आ जाती हैं, तो प्राकृत, ब्राह्मी, अरमाइक और खरोष्ठ। ठीक है, ये जो है वो लिपियां और भाषाएं हैं जो मिल जाती हैं। ठीक, तो भाषा क्या थी, भाषा थी प्राकृत। ठीक, प्राकृत भाषा में जो है वो
लिखा गया था। ठीक है, लिपि कौन सी थी? तो पहली लिपि मिलती है ब्राह्मी। ठीक, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि जो है ये अगर आप ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? तो ब्राह्मी लिपि के जो लेख हैं अशोक के, वो सबसे ज्यादा प्राप्त होते हैं इंडिया के क्षेत्र से, जो इंडियन रीजन है मेन अभी का, तो वहां से प्राप्त होती है ब्राह्मी लिपि। ठीक, और याद करने के लिए, अगर आपको याद नहीं होता तो ब्रह्मा जी कहाँ है? भारत में है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? राजस्थान पुष्कर में है, भारत में, और कहीं नहीं है। तो एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का भारत में है, तो इसीलिए जो ब्राह्मी लिपि है वो कहाँ प्राप्त होती है? भारत में। ठीक, तो सर्वाधिक कहाँ मिली है ये भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ मिली? भारतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो गई ब्राह्मी लिपि। इसके बाद क्या आ जाती है? और दूसरी चीज ब्राह्मी लिपि क्या है? ये जैसे हम लोग अभी क्या लिखते हैं, अभी ऐसे लिखा जाता है ना, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं हम ना, लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ये लिखी जाती थी दाईं ओर से बाईं ओर के। ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर जो है वो लिखी जाती थी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ठीक, दाईं ओर से बाईं ओर। ठीक, अब इसके बाद आ जाती है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी के बाद क्या आ जाएगी? खरोष्ठी लिपि। ठीक, खरोष्ठी लिपि हमको कहां प्राप्त होगी? तो खरोष्ठी लिपि जो है वो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है इस टाइम पे, ठीक, ओ सॉरी, पाकिस्तान का जो एरिया पड़ता है वहां पे हमको मिल जाती है कौन सी? खरोष्ठी लिपि। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लिपि में क्या होगा? परिवर्तन होता चला जाएगा। जैसे भारत में जब चीजें मिली तो ब्राह्मी लिपि में मिली, अब उसके आगे गए तो खरोष्ठी लिपि में मिल जाती है। ठीक है, उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है भारत का, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हमें किस में मिलती है? खरोष्ठी लिपि पे, मतलब पाकिस्तान का जो क्षेत्र हो जाता है। ठीक, अब इसको याद करने के लिए खरोष्ठी लिपि जो है वो खराब लोगों के पास चली गई। ठीक है, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? खराब, सारे नहीं लेकिन कुछ तो हैं। तो कुछ खराब लोगों के पास कौन सी लिपि चली गई? खरोष्ठी लिपि चली गई। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा तीसरी लिपि। ये कौन सी मिल जाती है? अरमाइक। ठीक, अरमाइक लिपि जो है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अरमाइक लिपि कैसी थी? तो अरमाइक लिपि प्राप्त होती है जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है। ठीक है, कहां? अफगानिस्तान। ठीक है, इसको याद करना सबसे आसान है, आ से अफगानिस्तान, आ से अरमाइक। ठीक, तो अरमाइक लिपि, जो अरमाइक लिपि के लेख प्राप्त होते हैं अशोक के, वो कहां से प्राप्त होते हैं? अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद करने के लिए आ से अरमाइक होता है और आ से ही अफगानिस्तान होता है, तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा के क्षेत्र में ब्राह्मी लिपि मिल गई, खराब लोगों के पास खरोष्ठी लिपि चली गई, और आ से अरमाइक और आ से अफगानिस्तान, ये लिपि वहां पे मिल जाती है। ठीक, उसके बाद फिर चीजें जो आएंगी वो आ जाएंगी चौथी लिपि की। ठीक है, चौथी लिपि की जब चीज आएगी, चौथी लिपि कौन सी है? ग्रीक। ठीक, ग्रीक लिपि। ठीक है, और ग्रीक लिपि जो है वो पाकिस्तान के, देखिए ओ सॉरी, अफगानिस्तान जहां पे है ये, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान के जो आगे का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो संक्रमण क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सी लिपि प्राप्त होती है? तो यहाँ पे हमको खरोष्ठी सॉरी ग्रीक लिपि जो है वो प्राप्त होती है। मतलब अफगानिस्तान के उत्तरवर्ती जो, मतलब उत्तर और पूर्व जो पश्चिम के भागों में। ठीक, मतलब अफगानिस्तान के आगे जाने पर हमें कौन सी लिपि प्राप्त हो जाएगी? ग्रीक लिपि। ठीक, तो अफगानिस्तान के आगे। ठीक, अब इससे क्या पता चलता है? तो सबसे पहली बात तो पता चलता है कि शासन कहां तक था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे शासन, तो इसी को क्या बोला गया था? अखंड भारत। ठीक है, अखंड भारत कहां तक था? तो लगभग वो ईरान और इराक तक फैला हुआ था। ठीक है, ये पूरा जो एरिया, ये पूरा क्या था?
ये अखंड भारत था। ठीक, और अखंड भारत फिर से बनाना है, आप लोग बनाएंगे, तो बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहेंगे तो चीजें अपने आप होती रहेंगी। ठीक, ये क्या था, ये एक रफली मैप है अखंड भारत का। ठीक है, तो अशोक के समय पर सत्ता कहां तक थी, लगभग इराक और ईरान तक। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कि कितने प्रकार के जो है वो लेख यहां से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले जो जैसे क्या था, स्तंभ लेख हैं, और हाँ पहले स्तंभ लेख देखते हैं। ठीक, तो स्तंभ लेख टोटल हैं 14। ठीक, कितने हैं, 14 स्तंभ लेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें अशोक ने अपने जो राज्य के लोग थे, जनता थी, ठीक है, तो जनता को मतलब संदेश देने के लिए, ठीक है, जनता को संदेश देने के लिए और जनता को ये बताने के लिए कि राजा आपके लिए सदैव तत्पर है, ये सब चीजें बताने के लिए जो है वो लिखवाते हैं क्या, स्तंभ लेख। ठीक, तो एक एक करके स्तंभ लेख और उनका विषय, शिलालेख और उनका विषय जो है वो देखेंगे। तो प्रथम शिलालेख में क्या लिखवाया इन्होंने, प्रथम शिलालेख। ठीक, तो प्रथम शिलालेख में क्या हुआ, पशु बलि की निंदा की गई। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि पहली बात, ठीक है, पशु बलि नहीं होगी, पशु बलि की क्या कर दी, निंदा हुई। ठीक, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, और बेशक ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, किसी बेजुबान को मारना वो कहीं ना कहीं बुरा ही है, अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, देखिए अगर आदमी आदमी के साथ बुरा करता है तो किसी हद तक चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी बेजुबान के साथ, अगर वीडियो भी दिखते होंगे, कहीं कुत्ते को घसीट देते हैं, कहीं पे फेंक देते हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं ना, बहुत पेनफुल होती हैं। ठीक है, किसी बेजुबान के साथ अगर आप ऐसा करते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं सकता है, किसी से शेयर नहीं कर सकता है, तो वो जो दर्द है ना वो ज्यादा होता है, और उसके लिए जो करता है वो भुगतता जरूर है। ठीक है, तो पशु बलि की निंदा की गई पहले में। ठीक है, प्रथम शिलालेख में अशोक ने क्या लिखवाया, पशु बलि के निंदा के बारे में लिखवाया, पहली चीज। और दूसरा क्या लिखवाया इन्होंने कि जो संपूर्ण जनता है, ठीक है, मतलब राज्य की जो समस्त जनता है, ठीक है, राज्य की जनता मेरे संतान के समान है। ठीक है, किसके समान है, संतान के समान। मतलब राजा का कर्तव्य क्या होगा कि राजा जो है वो प्रजा को क्या है, प्रजा या फिर जनता को क्या है, अपने पुत्र या संतान की, पुत्री या पुत्र पुत्री या फिर संतान की तरह, ठीक है, तो संतान की तरह मानेगा। ठीक, अब जब संतान की तरह मानेगा तो उसका ध्यान भी वैसे ही रखेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो संपूर्ण प्रजा है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब कौन है, मेरे संतान के समान है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है द्वितीय शिलालेख। ठीक है, कौन सा, द्वितीय शिलालेख। ठीक है, अब जैसे पहले में क्या किया था इन्होंने, पशु बलि की निंदा की थी। ठीक है, अब जब पशु बलि की निंदा की थी तो इसमें क्या बताया कि पशु चिकित्सा, ठीक है, क्या बताया, पशुओं के लिए चिकित्सा के बारे में। ठीक है, पशुओं के लिए चिकित्सा, ठीक, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, और क्या बताया, लोगों के लिए भी चिकित्सा, ठीक है, मतलब मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए चिकित्सा के बारे में इन्होंने बताया। ठीक, और क्या बताया कि राजा जो है, ठीक है, क्या बताया इन्होंने, तीसरी चीज कि राजा जो है, ठीक है, राजा क्या करेगा, लोक कल्याण के कार्य करेगा। ठीक है, लोक कल्याण के कार्य जो है वो राजा करेगा। अब लोक कल्याण का कार्य क्या होता है, तो लोक कल्याण के कार्य होते हैं जैसे कुआं बनवा दिया,
बावली बनवा दी, ठीक है। कहीं पे रैन बसेरा टाइप में बनवा दिया कि जो अनाथ हैं, जो बेसहारा हैं, वो वहां पे क्या हो, रह सकते हैं, ठीक। ये चीजें जो है उन्होंने बनवा दी, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो गई, पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था और मनुष्यों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जो है वो बात कही, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर और पांड्य, ठीक है। अब ये चोल, चेर और पांड्य क्या है, तो चोल, चेर और पांड्य जो हैं वो क्या है, वो साउथ के जो हैं वो स्टेट थे, ठीक है। पुराने समय में साउथ मतलब दक्षिण भारत जो था वहां के राज्य थे, ठीक है। अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पे 3 राज्य थे, ठीक, चोल, चेर और पांड्य, ठीक। ये 3 राज्य जो थे ये चोल, चेर, पांड्य थे। तो इनके बारे में जो चर्चा है, ठीक है, क्या है, चर्चा है, वो कहां पे की गई है, द्वितीय शिलालेख में की गई है, ठीक है। और इसमें चोल वंश को क्या बोला गया, चोल वंश को बोला गया केरल पुत्र, ठीक है। क्या बोला गया, केरल पुत्र के रूप में बताया गया, ठीक। तो ये जो 3 चीजें हैं ये कहां पे मिली, द्वितीय शिलालेख में हमको प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा तृतीय शिलालेख, ठीक। क्या आ जाएगा, तृतीय शिलालेख, ठीक। अब तीसरे शिलालेख में क्या बताया इन्होंने, तो तीसरे शिलालेख में जो है वो बताया कि जो राजकीय अधिकारी हैं हमारे, ठीक है, राजकीय अधिकारी कौन था यहाँ पे, तो अभी आप जब यहाँ पे सैन्य व्यवस्था या फिर और जो राजकीय व्यवस्था जब मौर्य साम्राज्य की पढ़ेंगे तो वहां पे अधिकारियों के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक अधिकारी होते थे राजुक, ठीक। ये आज के टाइम पे जैसे डीएम होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब होता है तो उसके लेवल पे क्या होते थे, राजुक होते थे, ठीक है। तो राजुक जो है वो क्या करेगा, राज्य का दौरा करेगा, ठीक है, राज्य का दौरा करेगा, ठीक है। राज्य में जितने भी स्थान होंगे वहां पे ये दौरा, अब एक अधिकारी तो था नहीं, हर जिले में लगभग एक राजुक था, ठीक। तो ये क्या करेगा, दौरा करेगा अपने अपने क्षेत्र का, ठीक है। और अपने अपने क्षेत्र का जब दौरा करेंगे तो हर 5वें वर्ष जो है ये दौरा होगा। राजुक क्या है, हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेगा, ठीक है। और जब राज्य का दौरा करेगा तो जो लोगों की समस्याएं हैं, ठीक है, समस्या किसकी, जनता की और किसकी, प्रजा की, ठीक है। तो लोगों की समस्याओं को दूर करने का जो है वो प्रयास करेगा, ठीक। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके बाद अब देखेंगे तो चौथा शिलालेख आ जाएगा, ठीक है, ठीक। कौन सा आ जाएगा, चौथा शिलालेख, ठीक। चौथा शिलालेख क्या था, और इसको ऐसे मत लीजिएगा, डायरेक्ट पेपर में आता है कि अशोक के दूसरे शिलालेख में किसकी चर्चा की गई, ठीक। और उसमें ऑप्शन दे देगा, ठीक है, कि पशु बलि की निंदा की गई और पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई, दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, कोई भी नहीं सही है, कुछ भी मत करो, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब दूसरे शिलालेख में क्या किया गया, पशुओं के लिए चिकित्सा, ऑप्शन भी देगा, पशुओं के लिए निंदा भी, पशु बलि की, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। तो चौथे शिलालेख में बताया गया कि जो आपको बताया गया था जब कलिंग का युद्ध हुआ तो इसने भेरी घोष की जगह क्या अपनाया, धम्म घोष, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया, चौथे शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा, ठीक है, धम्म घोष की घोषणा किसकी जगह पे, भेरी घोष के स्थान पर किसकी, धम्म घोष की घोषणा क्या है वो की जाएगी। मतलब कि हिंसा छोड़ देंगे, अहिंसा के मार्ग पे धर्म के रास्ते पर चलेंगे और उसी धर्म के सहारे राज्य को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब युद्ध की नीति का त्याग कर दिया जाएगा, ठीक। तो युद्ध की नीति का त्याग करके भेरी घोष की जगह धम्म घोष, मतलब धर्म की राह पर चलने के जो भी बातें हैं वो बताई गई, ठीक।
तो ये हो गया चौथा शिलालेख। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा पांचवा। ठीक है, फिर आ जाएगा पांचवा शिलालेख। ठीक, अब पांचवें शिलालेख में क्या बताया गया, तो पांचवें शिलालेख में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, किसके बारे में बताया गया, वर्ण व्यवस्था। ठीक, क्या किसके, कौन सी, तो मौर्य काल की जो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, मौर्य काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया पांचवें शिलालेख में। ठीक है, मौर्यकालीन, ठीक, मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था के बारे में, ठीक है, वो बताया गया। ठीक, और दूसरी चीज क्या बताई गई, इसमें एक अधिकारी का बारे में बताया गया। ठीक है, अधिकारी कौन था, ठीक, अधिकारी कौन था इसमें, तो अधिकारी था धम्म महामात्र। ठीक है, धम्म महामात्र। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा धम्म शब्द किससे जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो धम्म महामात्र क्या करेंगे, जो धर्म का प्रचार प्रसार है। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी देख रेख कौन करेगा, धम्म महामात्र जो है वो करेंगे। ठीक है, जो धार्मिक विषय होंगे उनकी देख रेख कौन करेगा, धम्म महामात्र जो है वो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है छठवां शिलालेख। ठीक है, तो इधर से मिटाते हैं तो शिलालेख नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, तो छठवें शिलालेख में अशोक ने क्या लिखवाया, तो छठवें में लिखवाया कि जो, देखिए पहले में क्या बताया था कि सभी जो जनता है वो मेरी संतान के समान है। ठीक, अब इसने छठवें में क्या बताया कि जो इसके अधिकारी हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया, छठवां। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, छठवां। ठीक, तो छठवें शिलालेख में क्या बताया कि जो मेरे लोक अधिकारी हैं, मतलब जो जनता के लिए इसने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, ये जो लोक अधिकारी हैं वो एनी टाइम, ठीक है, लोक कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के विषय में बात करने के लिए, ठीक, लोक कल्याण के लिए अशोक से, या मतलब इसने क्या कहा कि जो लोक अधिकारी हैं वो लोक कल्याण के लिए मुझसे जब चाहे तब मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब एनी टाइम, 24 घंटे दरबार खुला है, आपको जब आना है तब आप क्या है आ सकते हैं। कहाँ, दरबार में, किसकी प्रॉब्लम लेके, जनता की प्रॉब्लम लेके। ठीक है, मतलब लोक कल्याण का अगर कार्य है, लोक कल्याण के कार्य के लिए आप जब चाहे तब आके क्या होता है, मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसने क्या बताई, दूसरी चीज इसमें बताया इस शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में। ठीक, आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, आत्मनियंत्रण के बारे में बताया। ठीक, और सेल्फ कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ। ठीक है, मतलब अगर आपको एक संयमित जीवन अच्छे से जीना है तो सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक, आप स्टूडेंट है, अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो अब जैसे आईपीएल का टाइम चल रहा है, ठीक, अब कुछ लोग क्या है 7 साढ़े 7 बजे बैठ जाते होंगे। ठीक, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल है उसको पता है कि आईपीएल से उसको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, 2-4 विकेट चौके छक्के पे हंस लेगा, ताली बजा लेगा, इससे ज्यादा उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, देश की कंट्रोवर्सी देखेगा, सुबह से शाम तक रील स्क्रॉल करेंगे, शॉर्ट्स स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, चैनल को तो सब्सक्राइब ही नहीं करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आत्मनियंत्रण के बारे में बताता है। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, सातवां। ठीक है, सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख जो था अशोक का, उसमें इसने क्या बताया, उसने सातवें शिलालेख में बताया कि जो धर्म है, ठीक है, ये कौन से धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। पहले बौद्ध धर्म के पहले कौन से धर्म को मानता था, तो ब्राह्मण धर्म को मानता था ये। ठीक है, खुद क्या था, पहले ब्राह्मण था, बाद में क्या हुआ, जब ये बौद्ध भिक्षुओं से मिला तो हृदय परिवर्तन हुआ, फिर ये बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक, अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसके बाद इसने क्या बोला कि सभी धर्म जो है, ठीक है, सभी धर्म क्या है, सभी धर्मों में क्या होना चाहिए, समान भाव रखना चाहिए। ठीक है,
कोई भी किसी के धर्म को मतलब बुरा अच्छा ये सब चीजें जो है वो नहीं कहेगा। ठीक है, एक से क्या मतलब हुआ कि एक तरह से सहिष्णु होने की बात कही इसने। ठीक है, क्या होने की बात कही? सहिष्णु। ठीक, सहिष्णु होने की बात जो है वो ये बताता है अपने 7वें शिलालेख में। ठीक, अब 7वें शिलालेख के बाद कौन सा आ जाएगा? 8वां शिलालेख। ठीक है, तो ये 6वां, ये 7वां, फिर 8वां। ठीक, 8वां शिलालेख। 8वें शिलालेख में अशोक ने लिखवाया कि अपनी यात्राओं के बारे में। ठीक है, यात्राएं कौन कौन सी? तो जो इसने धम्म यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, धम्म यात्रा प्रारंभ की थी, आपको बताया गया था। 8वें वर्ष 10वें वर्ष कहाँ गया? तो 10वें वर्ष गया। ठीक है, मतलब 10वें वर्ष गया। ठीक है, और 20वें वर्ष कहाँ गया? लुम्बिनी गया। और लुम्बिनी जाके क्या किया? लुम्बिनी जाके इसने कर को जो है वो छूट प्रदान कर दी। ठीक है, कितना कर दिया था? 1/4 से 1/10। ठीक, तो चीजें भूलना नहीं है, याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक क्या है अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ गया। ठीक है, 10वें वर्ष कहाँ गया था, या फिर जब लुम्बिनी गया था तो उसने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक, तो 8वां शिलालेख ये बताता है। ठीक, फिर आ जाएगा 9वां शिलालेख। 9वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में इसने बताया कि जो छोटे छोटे धार्मिक समारोह होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कैसे? जैसे हिंदू धर्म में ही देखिए तो हर दिन कोई ना कोई त्योहार ही है। ठीक है, तो जो छोटे मोटे त्योहार होते थे, ठीक है, छोटे छोटे जो त्योहार थे इन पे क्या किया? रोक लगा दिया। छोटे त्योहारों पे क्या किया? रोक लगा दिया। ठीक है, अब छोटे त्योहारों पर रोक लगाने का मतलब क्या था कि जो जनता का पैसा है, प्रजा का पैसा है, ठीक है, या फिर प्रजा जो है जो फिजूल के कामों में लगी रहती है उस पे प्रतिबंध लगाने पर वो समय और धन दोनों की क्या होगी? बचत होगी। ठीक है, इसमें ये चीज कर दी गई। ठीक, फिर इसके बाद आ जाएगा 10वां शिलालेख। ठीक है, अब 10वें शिलालेख में क्या बताया इसने? तो 10वें शिलालेख में बताया कि जो धम्म है उसका महत्व क्या है। ठीक है, 10वां शिलालेख। 10वें शिलालेख में धम्म के महत्व की चर्चा करता है। ठीक, या फिर धम्म की श्रेष्ठता, धम्म का महत्व, या फिर धम्म की श्रेष्ठता के बारे में बताता है। कौन सा शिलालेख? 10वां शिलालेख। ठीक है, तो 10वें शिलालेख में क्या बताया गया कि धम्म का जो महत्व है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए लिखवाया। ठीक, अब जब उसके बाद क्या हो जाएगा? 11वां। ठीक है, 11वां शिलालेख। अब 11वें शिलालेख में क्या बोला कि मेरे अधिकारी, ठीक है, मतलब जो लोक अधिकारी हैं, ठीक है, तो मेरे अधिकारी क्या करना करें? मेरे अधिकारी जो ब्राह्मण हैं, ठीक है, ठीक है, ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण कौन? जो या जो क्या है गुफाओं में निवास करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, और क्या हो गया, और शिक्षा प्रदान कर भिक्षा मांग के भोजन करते हैं अपना, तो वो जो ब्राह्मण है उनको ये अधिकारी जो है वो ना सताएं। ठीक है, क्या ना करें? ना सताएं, इसके अधिकारी इसको सताना बंद कर दें। ठीक, तो ये चीज बताया 11वें शिलालेख में। ठीक है, फिर आ जाता है 12वां शिलालेख। ठीक, 12वां शिलालेख। ठीक, अब 12वें शिलालेख में क्या बताया? तो 12वें शिलालेख में स्त्री धम्म महामात्र की चर्चा की गई। ठीक है, स्त्री धम्म महामात्र। ठीक, स्त्री धम्म महामात्र की चर्चा की गई। कहाँ? 12वें शिलालेख में। ठीक है, इसमें क्या था कि स्त्री धम्म महामात्र का मतलब कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, उनके लिए एक धर्म प्रचारक जो महिला प्रमुख होंगी
वो भी क्या होंगी, स्त्री ही होंगी। इसकी चर्चा जो है वो की गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो आ जाएगा आपका 13वां। ये इंपॉर्टेंट है, 13वां शिलालेख। ठीक, 13वें शिलालेख में क्या बताया इसने? इसमें इसने बताया कि मैंने कलिंग का युद्ध किया था। ठीक, मतलब क्या हुआ इसमें? कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो हमको कहां से प्राप्त होता है? कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है 13वें शिलालेख से। ठीक है, 13वें शिलालेख से कलिंग के युद्ध का वर्णन जो है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक, मतलब इसमें इसने बताया कि किस प्रकार से युद्ध में जो त्रासदी आई थी, लोगों को मारा काटा गया, वो कितना दर्दनाक था, कितना भयानक था, इन सब चीजों की जो है वो चर्चा कहाँ की गई? कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में अशोक के की गई। ठीक, अब इसके बाद 14वां शिलालेख। ठीक है, 14वां शिलालेख। ठीक, अब 14वें शिलालेख में क्या किया अशोक ने? अब देखना, ये चीज मजेदार है। ठीक है, 1 से 13 तक सारी चीजों का वर्णन होता है, इसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं, सब कुछ हो गया प्रॉपर। अब 14वें में बताया कि अगर शिलालेख में कोई गलती है, ठीक है, ठीक, अगर शिलालेख में गलती है कोई, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब आप कहेंगे कि अशोक होगा, जिसने लिखवाया, जिसने खुदवाया। इसमें इसने बताया कि मेरी गलती नहीं है, जिम्मेदार कौन होगा? जिसने लिखा है। ठीक है, क्या हुआ? जिसने इसको लिखा वो इसका जिम्मेदार होगा। ठीक है, जैसे शुरू से आखिरी तक अपना काम करो और लास्ट में किसी को थोड़ी देर के लिए उस काम को दे दो और उससे अगर कुछ हो जाए तो कह दो खराब कर दिया तुम। ठीक है, तो ये चीजें जो थी वो बताई गई। ठीक है, मतलब कौन जिम्मेदार हुआ? तो यहाँ पे जिम्मेदार कौन हो जाएगा? जिम्मेदार होगा जिसने इसको लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखेंगे तो फिर लघु शिलालेख आ जाता है। ठीक, तो ये क्या थे? 14 जो थे वो स्तंभ लेख थे। ठीक, या फिर 14 जो थे वो शिलालेख थे। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो लघु शिलालेख आ जाते हैं, मतलब जो छोटे छोटे थे। ठीक है, तो छोटे शिलालेखों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।